बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने स्टडी करना है जो रिकॉर्ड हमने किस तरीके से मेंटेन करना है, रूल 31 क्या कहता है और क्या क्या चीज़ें हमने मेंटेन करनी है। और ये जो डिस्कशन है ये नॉन बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस इंडिविजुअल के ऊपर ऑलरेडी हम एक लेक्चर देख चुके हैं और उसके अंदर बड़ी डिटेल से हमने देखा था कि हमने क्या क्या जो रिकॉर्ड्स हैं वो, ये मेरे ख्याल में लास्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है। तो नॉन जो बिज़नेस इंडिविजुअल हैं उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड रखना है। तो ये मैंने डिफरेंट तरह के जो हेड हैं यहाँ पे आप देखें तो मैंने कंसीडर किए हैं। तो हर एक हेड के ऊपर बारी बारी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने मेंटेन करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो इसके ऊपर जो आता है वो नॉर्मली क्या होता है कि जो सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं उसको मेंटेन किया जाता है, जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से हमें रिसीव होता है कि ये जो सर्टिफिकेट है इतनी आपकी सैलरी है और ये हमने टैक्स डिडक्ट किया है। और जो डिडक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, जो डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो टैक्सीबल वैल्यू है वो भी मेंशन होती है और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी मेंशन होता है। और इसके ऊपर भी लेक्चर बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेड द डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हमने रखना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो सम टाइम्स सफिशेंट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि उस डॉक्यूमेंट को आपने मैच करना है अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, पॉसिबल है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपको मिले वो सही ना हो। फॉर एग्जांपल आपने 1.2 मिलियन सैलरी रिसीव की है, वहाँ पे 1.1 है या 1.3 है या 1.4 है। तो इस केस में वो जो डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली उसकी बेस पे जो रिटर्न है वो सही फॉर्मेट नहीं हो सकेगी। तो ये जो चीज़ है ये आपने लाजमी चेक करनी है, डबल चेक करना है। जो डॉक्यूमेंट आया है उसको क्रॉस चेक करना है अपनी स्टेटमेंट में, या आपने जो एक्चुअल में रिसीव किया हुआ है आपकी जो सैलरी स्लिप है उसके साथ उसको मैच करना है कि ये चीज़ें मैच होंगी, तो फिर आप सही तरीके से फाइल कर सकेंगे। तो ये जो पहला पॉइंट था इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हमने क्या चीज़ें रखनी है, क्योंकि नॉर्मली हम इस सर्टिफिकेट की बेस पर रिटर्न फाइल करते हैं। अगर सर्टिफिकेट ठीक ना हो तो ऑब्वियसली जो रिटर्न है वो डाटा सही रिपोर्ट नहीं होगा, आपका बैंक कुछ और कह रहा होगा और डाटा कुछ और आ रहा है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, इस केस में जो एग्रीमेंट है सबसे पहले वो हमने रखना है, ए पॉइंट आ रहा है। और टर्मिनेशन को एग्रीमेंट हो गया है ड्यूरिंग द पीरियड, वो भी आपने रखेंगे। जो रेंट रिसीव हुआ है उसकी डिटेल आएगी, यानी कि चेक के थ्रू रिसीव हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है। और इसके अलावा कोई भी हमने जो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आपने हमें पता है कि लास्ट पीरियड से जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये इसके ऊपर जो स्लैब रेट अप्लाई होते हैं वो कौन से होते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल वाले। तो उसमें हमने देखा जी 1/5 हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में अलाउ है। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया वो अलाउ है। कोई अगर हमने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो वो भी हमें अलाउ है। इसके अलावा कोई मार्कअप हमने पे किया है कि अगर बिल्डिंग हमने लीज पे ली हुई है या बैंक से लोन लेके ली हुई है, या कोई दूसरे एक्सपेंसेस जो 5% की वैल्यू से ज़्यादा ना हो, तो वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने क्लेम करने हैं। तो जब ये क्लेम करने हैं तो इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये आता है पॉइंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में। इसी तरीके से कैपिटल गेन में आता है कि एविडेंस होना चाहिए कि किस डेट को हमने डिस्पोजल किया है, किस डेट को परचेज़ किया है, यानी कि डेट ऑफ परचेज़ और डेट ऑफ डिस्पोजल जो है इसकी डिटेल हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट की बेस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा कि क्या ये टैक्सीबल है या नहीं है, यानी कि क्या गेन की लिमिट में आता है या नहीं आता। तो जैसे प्रॉपर्टी के केस में 4 साल से ऊपर निकलते हैं तो हमें वो कैपिटल गेन नहीं पड़ता। तो इसलिए जो डेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है ताकि जब फ्यूचर में कोई मसला आता है, कोई रिटर्न के अंदर कोई एडजस्टमेंट हमने ली हुई है, तो हम उस डॉक्यूमेंट की बेस पे ये दिखा सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट हमने मेंटेन करने, इसका मतलब ये है कि रिटर्न फाइल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होंगे तो हम फाइल कर सकेंगे। फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड के केस में जब भी डिविडेंड इशू होता है तो डिविडेंड वारंट से एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की तरफ से रिसीव होता है, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि पर शेयर इतना डिविडेंड मिला है और इसके ऊपर इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद रॉयल्टी एग्रीमेंट, अगर कोई रॉयल्टी इनकम आप रिसीव कर रहे हैं तो एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट ऑन डेप्ट के केस में सेम वही है कि वो जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है प्लस एक सर्टिफिकेट रिसीव होता है बैंक की तरफ से, जिसके ऊपर मेंशन होता है कितना प्रॉफिट रिसीव हुआ है, इतनी अमाउंट थी और इतना हमने टैक्स विदहेल्ड किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए और ये अवेलेबल बिफोर रिटर्न फाइलिंग होंगी, ताकि यहाँ से रिकनसाइल करके इसको चेक करके केयरफुली डबल चेक करके हम रिटर्न फाइल कर सकें। इसी तरीके से अगला पॉइंट भी बिल्डिंग से रिलेटेड है कि लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्मिनेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। आगे आगे आता है कि सम टाइम एनएनटी और पेंशन हमें जो रिसीव होती है तो उसके भी ऑब्वियसली सैलरी से रिलेटेड है, तो उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हो कि कहाँ से आई है, किस जगह से इनकम आई है, कितनी एनएनटी रिसीव हुई है, कितनी पेंशन रिसीव हुई है। इसी तरीके से प्राइस जो मनी है
वो जो टैक्स डिडक्शन है, क्योंकि जब भी प्राइस मनी रिसीव होगी तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो डिडक्ट होता है, उसका एक सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। और जहाँ से हमें प्राइस रिसीव हुआ है वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, ताकि क्रॉस चेक हो और एविडेंस अवेलेबल हो कि वाकई ही ये प्राइस की अमाउंट है, ये अदर देन प्राइस की अमाउंट नहीं है। तो उसके बाद आता है पेंशन, जो प्रोविजन यूज़ और एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसका भी एग्रीमेंट होगा कि अगर हमने किसी को प्रॉपर्टी दी हुई है प्रोविजनली, तो उसका भी एग्रीमेंट होगा जी। जैसे वो गिरवी वगैरह किस तरीके से जो चीज़ें दी जाती हैं उसका भी एग्रीमेंट अवेलेबल होगा। लोन एडवांसेस या गिफ्ट हैं तो ये भी प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू अवेलेबल होंगी, तो हम उसको रिटर्न में रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसका एविडेंस भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब आता है जनरल। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो रिटर्न के अंदर हम क्लेम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर्स और इनकम हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सिंपल क्या करते हैं जनाब, हम कोई भी चीज़ है वो हम अज्यूम करते हैं कि बैंक में फॉर एग्जांपल डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट में हम कहते हैं जी 1.5 मिलियन आया, डेबिट में हम कहते हैं 1.2 मिलियन है, बाकी 3 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसको सेल बना लेते हैं, इसको एक्सपेंस बना लेते हैं, रिटर्न फाइल कर लेते हैं। तो देखें कि आपके पास 1.5 के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वो नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 1.5 में से पता चले कि जी 5 लाख तो लोन की फॉर्म में आया हुआ है, 2 लाख किसी दोस्त ने ट्रांसफ़र किया है, 3 लाख किसी रिलेटिव की तरफ से आया है, तो एक्चुअल में तो जो इनकम है वो जो बिजनेस इनकम आई हो तो 5 लाख है। तो वो इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जब नोटिस आएगा तो हम कुछ भी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं होंगे। जब एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं होगी तो वो सारी की सारी इनकम बना दी जाएगी, और हमसे फर्दर जो क्वेश्चन आएगा कि जी एक्चुअल में हो सकता है आपकी इनकम ज़्यादा हो, आपने कम रिपोर्ट की हुई है। तो डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिटर्न से पहले आपने चेक करनी है। छोटी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी चीज़ें हैं। जब इन चीज़ों पे आप क्लियर होंगे तो आपने आगे कैरी करना है। तो याद रखें, हमने जब भी डिस्कशन की है प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेके हम चलें, ताकि मैक्सिमम जो छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं जो हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे इग्नोर करते हैं हमें पता होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि जी ये रिस्क है और किस हद तक हमने रिस्क को बेयर करना है, और किस लिमिट के बाद जाके हमने चीज़ों को मेंटेन करना है, या सही तरीके से जैसे होनी चाहिए उस तरीके से रिपोर्ट करनी है। तो ये रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।